हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलॉसफी सिंप्लीफाइड। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो सिंपल सा टॉपिक है व्हाट इज़ ए फैलेसी, क्लियर एंड इट्स टाइप, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी। और फैलेसी की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा प्राइम फोकस है वो रहेगा लॉजिकल फैलेसीज़ पे। बेसिकली होता क्या है, जब हम फैलेसीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉजिकल फैलेसीज़ भी रहती हैं और इलॉजिकल फैलेसीज़ भी रहती हैं। अगर बात लॉजिकल होगी और उसमें जो एरर आएगा वो एरर भी लॉजिकल होगा। क्योंकि आपने रूल, जब एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आप वहाँ पे लॉजिकल प्रिंसिपल्स, लॉजिकल नॉर्म्स फॉलो करते हैं। और जब उन प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है और जो एरर अराइज होता है उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है, उसे लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है। उसी तरह से जब हम लॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, लॉजिकल नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जैसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, जब कोई भी बात कहीं से उठा के कर देते हैं तो वो इलॉजिकल बातें होती हैं। क्योंकि वहाँ पे रैशनैलिटी नहीं होती है। और जब ऑर्डिनरी बातें लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो उनमें भी एरर आते हैं। और वो जो एरर होते हैं वो एरर भी इलॉजिकल होते हैं। क्योंकि बात में रैशनैलिटी नहीं है, और जो तर्क दूंगा ना मैं अब उसको गलत बताने का, उसमें भी कोई एरर नहीं होगा। इसलिए फिलॉसफी में जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो लॉजिक पे रहेगा, इलॉजिक पे नहीं रहेगा। इसलिए हमारा प्राइम फोकस है लॉजिकल फैलेसीज, नॉट की इलॉजिकल फैलेसीज। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली एक फैलेसी होती क्या है? फैलेसी की प्रॉब्लम राइज कहाँ होती है? लॉजिक में। लॉजिक की जब भी हम बात करते हैं वहाँ में जो सेंट्रल पॉइंट है वो है आर्ग्यूमेंट्स। बिना आर्ग्यूमेंट्स के, बिना रीजनिंग के लॉजिक पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? और जब भी हम रीजनिंग की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिक्स्ड लॉजिकल रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, रीजनिंग में। जब भी हम किसी कंक्लूज़न पे आते हैं तो वहाँ पे कंक्लूज़न एकदम से हवा में नहीं आ जाते हैं जैसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आते हैं। हम कोई भी बात कहीं से उठा के रख दी, नो। आपको फिक्स नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं लॉजिकल, जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स होगी वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगी। क्लियर? अगर आप लॉजिकल प्रिंसिपल, लॉजिकल नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट होगी फॉर्मुलेट, वो क्या होगी? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। बट सम टाइम क्या होता है कि जो आप आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं वहाँ पे आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉजिकल प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, बट एक्सीडेंटली आप जो रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, प्रिंसिपल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ ही नहीं। जहाँ जो प्रिंसिपल आपने अप्लाई किया वो होता ही नहीं था, कोई दूसरा अप्लाई होता तो आपने वो किया ही नहीं। क्लियर? तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी आर्ग्यूमेंट है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो जब कभी भी कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट सामने आती है जो जिसमें कोई डिफेक्ट हो, लॉजिकल डिफेक्ट है ना, तो उस आर्ग्यूमेंट को क्या बोला जाता है? फैलेशियस आर्ग्यूमेंट। तो वही रहती है फैलेसी। सो फैलेसी बेसिकली क्या है? एरर इन द रीजनिंग। क्या है? एरर। जब आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यू है, जो तरीका है एक आर्ग्यूमेंट फॉर्मुलेट करने का, उसमें जब एरर आ जाता है उसे फैलेसी कहा जाता है। बेसिकली एरर आता कब है? तो जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस। तो जब आप प्रेपोजिशंस को आर्ग्यूमेंट में यूज़ करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स। तो जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करें पर्टिकुलरली, तो जब भी आप फैलेसीज़ की बात करेंगे ना, लॉजिकल फैलेसीज़ की, तो जो प्राइम फोकस रहता है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे रहता है। क्योंकि जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर रीजनिंग तो दो टाइप की है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इनडिडक्टिव रीजनिंग्स। बट जब एक आर्ग्यूमेंट लॉजिकली करेक्ट होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वैलिड एंड इनवैलिड। लॉजिकली करेक्ट होगी तो वैलिड वर्ड यूज़ किया जाएगा, अगर लॉजिकली इनकरेक्ट होगी तो क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? इनवैलिड। तो ये जो वर्ड है वैलिड और इनवैलिड, ये जो टर्म है ये सिर्फ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे एप्लीकेबल होता है। जो इनडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स है उसको क्या बोला जाता है? आइदर ट्रू और फॉल्स। वो सेम इज द केस विद प्रीमाइसेस। एक जो इंडिविजुअल प्रीमाइस है एक आर्ग्यूमेंट में, उसको क्या, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? आइदर ट्रू और फॉल्स। और सेम यहाँ पे होता है इनडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के साथ। इसलिए जब आप लॉजिकल फैलेसीज की बात करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पे होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पे। क्लियर? प्रीमाइसेस तब तक ट्रू नहीं हो सकती जब तक कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। तो पॉइंट ये है यहाँ पे
कि जब तक प्रीमाइसेस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करेंगी तो एक आर्ग्यूमेंट कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। तो मतलब जो प्रीमाइसेस हैं इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कंक्लूजन को सपोर्ट करना। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का रूल क्या बोलता है कि जो प्रीमाइसेस है उनका मेन फंक्शन क्या है, कंक्लूजन को सपोर्ट करना। तो मतलब जो कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं वो टोटली प्रीमाइसेस पे बेस्ड होना चाहिए। आप कंक्लूजन में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो प्रीमाइसेस में आपने जिसकी बात नहीं की है। तो प्रीमाइसेस का अल्टीमेट फंक्शन क्या है, टू सपोर्ट द कंक्लूजन। तो जब जब आपकी प्रीमाइसेस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती हैं तो वो आर्गुमेंट क्या हो जाती है, फेलिशियस, उसमें फैलेसी आ जाती है। देखने को तो आपको लगेगा कि आर्गुमेंट करेक्ट है, बट वो लॉजिकली करेक्ट नहीं होगी क्योंकि उसने रूल ब्रेक कर दिया। रूल कौन सा ब्रेक किया है, यूजली कि जो प्रीमाइसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। आप कंक्लूजन में वो कॉन्सेप्ट ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपने प्रीमाइसेस में बात ही नहीं की थी, जहाँ प्रीमाइसेस अलाउ ही नहीं करती हैं कि आप ऐसा कंक्लूजन ड्रा करें। सो अगर हम फैलेसीज की बात करें तो बेसिकली दो टाइप की फैलेसीज रहती हैं, फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। तो इनको वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फॉर्मल फैलेसीज। सो जो फॉर्मल फैलेसी का कंसेप्ट है ना, फॉर्मल फैलेसी ये कब अराइज होता है, पहले नंबर तो फॉर्मल फैलेसी जो हमेशा वो डिडक्टिव आर्गूमेंट में पाई जाती है। एक डिडक्टिव आर्गूमेंट ही है जो क्या होगी, आइदर फैलेशियस और मतलब लॉजिकली करेक्ट होगी, जहाँ लॉजिकली इनकरेक्ट होगी। अगर लॉजिकली करेक्ट होगी तो उसको वैलिड आर्गूमेंट बोला जाएगा, अगर लॉजिकली इनकरेक्ट होगी तो उसको इनवैलिड बोला जाएगा। अगर इनवैलिड होगी तो वो फैलेसी होगी, और वो फैलेसी कौन सी होगी उसमें, फॉर्मल फैलेसी। जैसे मतलब आपने जब सिलोजिज्म पढ़ा था तो सिलोजिज्म में आपने क्या पढ़ा कि एक डिडक्टिव आर्गूमेंट होती है और उसमें क्या है, सिलोजिस्टिक रूल्स हैं। 6 रूल्स आपने देखे, जैसे 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 प्रपोजिशंस होनी चाहिए, 4 फिगर्स होनी चाहिए, 256 मूड्स होते हैं। देन 6 जो रूल आपने देखे थे कि मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर कोई टर्म प्रीमाइसेस में कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उनको प्रीमाइसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर एक यूनिवर्सल है तो अगर दोनों यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आपने सिलोजिस्टिक रूल्स देखे थे, और वहाँ पे जो फैलेसीज थी वो फैलेसीज भी कौन सी थी, सिलोजिस्टिक फैलेसीज। तो बेसिकली जब आप फैलेसीज की बात करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज, तो यहाँ पे हम सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंपल बात कर रहे हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट्स या इनडिडक्टिव आर्गुमेंट्स। तो मतलब हम ट्रेडिशनल लॉजिक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो हमारा प्राइम फोकस है वो है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स और इनडिडक्टिव आर्गुमेंट्स। किसी भी तरह से ये सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो सिलोजिस्टिक रूल्स हैं उनकी फैलेसीज भी कन्फाइंड है। 6 सिलोजिस्टिक रूल्स हैं, जब उनका वायलेशन होता है तो 6 सिलोजिस्टिक फैलेसीज भी होती हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये फॉर्मल फैलेसी है। तो बेसिकली फॉर्मल फैलेसी अराइज कब होती है, वो तब होती है जब एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का जो आइदर उसकी फॉर्म सही नहीं हो, जहाँ उसका स्ट्रक्चर सही नहीं हो। क्लियर, तब क्या होता है, अराइज होती है। आइदर आर्ग्यूमेंट की फॉर्म सही नहीं है, जहाँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। तो जब भी एक आर्ग्यूमेंट की जहाँ तो फॉर्म सही नहीं होगी, जहाँ उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो उसको इनवैलिड बोला जाए। सो बेसिकली एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वैलिड कब होती है, जब उसकी प्रीमाइसेस भी ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो। और एक इनवैलिड में राइज कब होगा, जब उसकी प्रीमाइसेस ट्रू हों और कंक्लूजन फॉल्स हो, तो वो आर्ग्यूमेंट क्लियरली इनवैलिड होती है। और जब एक आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगी तो वो क्लियरली क्या होगी, फैलेशियस। उसमें कौन सी फैलेसी होगी, फॉर्मल फैलेसी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीमाइसेस फॉल्स होंगी और प्रीमाइसेस ट्रू होंगी और कंक्लूजन फॉल्स होगा तभी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होती है। कई बार प्रीमाइसेस भी ट्रू होती हैं और कंक्लूजन भी ट्रू होता है, आर्ग्यूमेंट तो भी इनवैलिड हो जाती है। बट जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का रूल है वो ये बोलता है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है फिर तो क्लियरली आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमाइसेस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है, आर्ग्यूमेंट तो भी क्या है, इनवैलिड है। तो मतलब प्रीमाइसेस ट्रू या कंक्लूजन ट्रू होने से ये कोई गारंटी नहीं हो जाती है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड होगी। जो रूल है वो ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि जो प्रीमाइसेस हैं वो कंक्लूजन को कंक्लूसिवली सपोर्ट करेंगी, स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी। तो अगर प्रीमाइसेस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो वो आर्गूमेंट क्लियरली क्या होगी, इनवैलिड। क्लियरली क्या होगी, फैलेशियस। यहाँ पे जो एग्जांपल ली गए इनको अगर हम देखें, ऑल अरब्स आर मुस्लिम्स। क्लियर, फर्स्ट प्रीमाइस है ये,
ऑल अरब्स आर मुस्लिम, कि जितने भी अरब हैं वो सारे मुसलमान होते हैं। देन ऑल ईरानियंस आर मुस्लिम्स, या अरब में सिर्फ मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से। ऑल ईरानियंस आर मुस्लिम, ईरान में सिर्फ मुस्लिम है ऐसा तो नहीं है। ऑल ईरानियंस आर अरब्स। सो अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल प्रमाइस को देखें, ऑल अरब्स आर मुस्लिम, ऑल ईरानियंस आर मुस्लिम, ये दोनों क्लियरली फॉल्स हैं। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही है ऐसा नहीं है। और सेकंड जो पॉइंट है, जो अरब्स हैं और जो ईरानियंस हैं, ये दो एथनिक ग्रुप हैं और ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। और जो कंक्लूजन में आप ड्रा करने की कोशिश कर रहे हो कि ऑल ईरानियंस आर अरब, अरब अलग हैं, ईरानियन अलग हैं, और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। और आप जो ये कंक्लूजन ड्रा कर रहे हो कि सारे ईरानियन अरब्स हैं, ये आप प्रेमाइसेस के बेसिस पे कर रहे हो, और प्रेमाइसेस इस कंक्लूजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, और इसलिए ये आर्गूमेंट जो है वो क्लियरली क्या है, इनवैलिड। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट क्या राइज हुआ कि जो फॉर्मल फैलेसी वो फैलेसीज होती है जहाँ पे जो प्रेमाइसेस होती हैं वो कंक्लूजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। ऐसे अगर इसकी फॉर्म पे जाना हो ना, जैसे लग रहा है ये आर्गूमेंट करेक्ट है, बट ये आर्गूमेंट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंक्लूजन में आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हो वो आप प्रेमाइसेस के बेसिस पे ड्रा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सेकंड फैलेसी जो रहेगी वो है इनफॉर्मल फैलेसी। सो बेसिकली जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं ये कभी भी डिडक्टिव आर्गूमेंट में नहीं पाई जाती हैं, ये हमेशा कहाँ पाई जाती हैं, इन डिडक्टिव आर्गूमेंट्स में। क्लियर। तो ये जो है ये आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर या उसके फॉर्म की वजह से राइज नहीं होती हैं। ये बेसिकली जो फैलेसी है, इनफॉर्मल फैलेसी, इट इज़ ए पैटर्न ऑफ मिस्टेक दैट इज़ मेड इन द एवरीडे यूज ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग्स। क्लियर। तो जनरली जो हम बातें करते हैं डे टू डे लाइफ में, लॉजिक यूज जो करते हैं, ऑर्डिनरी लॉजिक, नॉट की लॉजिकल लॉजिक, तो ये वहाँ प्रॉब्लम राइज होती है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है, आपने सही बोला, बट वो एक्चुअली सही होता नहीं है। जैसे जो एग्जाम्पल है नीचे, इसको देखिए आप, एक्स इज़ ट्रू फॉर ए, एक्स इज़ ट्रू फॉर बी, सो एक्स इज़ ट्रू फॉर सी डी, जो भी है। मतलब मैंने बोला रोल नंबर 321 इंटेलिजेंट है, 322 इंटेलिजेंट है, 324 इंटेलिजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, सारी क्लास इंटेलिजेंट है। अगर आप ये वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपकी जो रीजनिंग है ना, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम इनफॉर्मल फैलेसी। उसमें कौन सी फैलेसी होगी, इनफॉर्मल फैलेसी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें, मतलब एक बच्चा है, उसके ना कभी 50% से ऊपर आया ही नहीं है, और आपके ना हमेशा 90% आते हैं। तो अब क्या हुआ, जो 50% वाला है ना, उसको आ गया 70% इस बार मार्क्स, तो उसको फ़ोन मिला है 15,000 का पेरेंट्स से। वो आपको 90% आते तो आपके 80% आए हैं, तो आप भी फ़ोन मांग रहे हैं। अगर आप ऐसा लॉजिक यूज़ करते हैं कि मेरे तो 80% आए हैं बट आपको 90 आते थे, आप नीचे आए हैं, और उसको कितने आते थे, उसको 50 आते थे और उसको 70 आए हैं, तो वो डिज़र्व करता है, और आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और बट आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं मेरे से ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप इस टाइप की रीजनिंग यूज़ करते हैं ना, तो उसको कौन सी फैलेसी बोला जाता है, इनफॉर्मल फैलेसी। बेसिकली होता है कि आप कुछ भी लाते हैं, जैसे वेरी ऑफन इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन इनटू एन आर्ग्यूमेंट, or it is based on assumptions that when examined prove to be incorrect। तो मतलब कि आपके 90% आते थे तो आपके 80 आ गए हैं 90 से, और किसी के 50 आते थे वो 70 पे पहुंच गया। अब तो इम्प्रूवमेंट किसकी हुई है, 50 वाले की। बट आप क्या बोल रहे हैं, नहीं आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, आपकी तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई ना, आप तो नीचे आए हैं। आपको तो जो फ़ोन आपके पास है वो भी आपको घर वालों को दे देना चाहिए। क्लियर। तो अगर आप इस टाइप की रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा हैं, तो आप कौन सी फैलेसी आ रही है उसमें, कौन आपकी रीजनिंग में कौन सी फैलेसी आ रही है, इनफॉर्मल फैलेसी। बेसिकली जैसे इन डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है कि राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, गीता इज़ मॉर्टल, रीता इज़ मॉर्टल, मतलब 5 लोग मर गए मेरे सामने, मैं बोल रहा हूँ सारे लोग ही मर जाएंगे। तो मतलब इस टाइप की जब आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं ना कि 4 बार आपने क्या किया, 3 चैप्टर पढ़े और पास हो गए, भाई हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसी रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी आर्ग्यूमेंट है, जो आपकी रीजनिंग है, उसमें एक एरर है, और उस एरर को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल फैलेसी। तो आज हमने क्या देखा, क्या कंसेप्ट देखा, आज हमने फैलेसी का कंसेप्ट देखा। फैलेसी बेसिकली क्या होती है, एरर होता है, और एरर कहाँ होता है, वो रीजनिंग में, हमारी सोच में, हमारी आर्ग्यूमेंट्स में। और जो एरर है वो 2 टाइप का रहता है, एक फॉर्मल एरर होता है और एक इनफॉर्मल एरर। एक फॉर्मल फैलेसी होती है और एक इनफॉर्मल फैलेसी। तो बेसिकली जो रीजनिंग है वो तो जहाँ करेक्ट होगी जहाँ इनकरेक्ट होगी। अगर करेक्ट रीजनिंग होगी तो मतलब क्या, वहाँ पे करेक्ट रूल्स हैं, करेक्ट फॉर्म्स है और करेक्ट आर्ग्यूमेंट है। और अगर रीजनिंग करेक्ट नहीं होगी तो वो क्या होगी, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट होगी तो मतलब क्या है,
वहाँ पे जो नॉर्म्स है उनका वायलेशन हो रहा है, जो प्रिंसिपल्स है उनका वायलेशन हो रहा है। सो टू कंक्लूड, करेक्ट रीजनिंग इन्वॉल्व क्लियर एक्सप्रेशन एंड वैलिड फॉर्म। क्लियर। सो बेसिकली जो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं दे आर मैटर ऑफ इनवैलिड फॉर्म। वो उनका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो उनकी फॉर्म है, वो क्या होती है, इनवैलिड होती है, लॉजिकली करेक्ट नहीं होती है, इसलिए उसमें एरर आता है। इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं मैटर ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशंस। अब फॉर्मल फैलेसीज में हमें पता चल जाता है एरर कहाँ है क्लियरली, कि प्रीमाइसेस कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। बट जो इनफॉर्मल फैलेसीज है वहाँ पे लॉजिक ही समझ नहीं आता। जैसे मैं बोल रहा था अभी एग्जांपल जो हमने ली कि मेरे तो 80% आए हैं, मुझे भी फ़ोन लेके दो, बट आपको 90 आते थे, आप 90 से 80 आ गए हैं, और उसके 50 आते थे, वो 50 से 70 पहुँच गए। बट आप लॉजिक कौन सा चूज़ कर रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा आए हैं? भाई ज़्यादा नहीं आए हैं आपके कम आए हैं। क्लियर। तो ये क्या अनक्लियर एक्सप्रेशन है। और जब आप बात कर रहे थे पीछे कि सारे जो अरब्स हैं वो मुस्लिम होते हैं, सारे ईरानियन मुस्लिम्स होते हैं और ईरानियंस, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर था, बट जो प्रीमाइसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करती सिर्फ। बट अगर आप जो इनफॉर्मल लॉजिक में आपने क्या देखा, इनफॉर्मल फैलेसीज में आपने क्या देखा, वहाँ पे एक्सप्रेशन ही क्लियर नहीं होते कि आप बताना क्या चाहते हैं। हाँ, राम मर गया, श्याम मर गया, गीता मर गई, सारे मर जाएंगे। हाँ, वो कैसे मरेंगे सारे, कैसे क्लेम कर रहे हैं ये आप पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के बेसिस पे यूनिवर्सल कंक्लूजन कैसे ड्रा कर सकते हैं? 4 बार आपने कुछ होते हुए देख लिया, आप कैसे बोल सकते हैं हर बार ऐसा होगा? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होते हैं। बेसिकली फॉर्मल फैलेसीज में मेन जो पॉइंट रहता है, एरर की वजह क्या रहती है, फैलेसी की वजह क्या रहती है, कि वहाँ पे जो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन का रिलेशन है वो साउंड नहीं रहता है। वहाँ पे जो प्रीमाइसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। एक्चुअली जो डिडक्टिव आर्गूमेंट की जब भी हम बात करते हैं, वहाँ पे प्रीमाइसेस का मेन काम ही क्या है, कंक्लूजन को कंक्लूसिवली सपोर्ट करना। अगर वो कंक्लूसिवली सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो वो आर्गुमेंट क्लियरली इनवैलिड होगी, और जो आर्गुमेंट इनवैलिड होती है उसमें फैलेसी होती है, फैलेशियस आर्गुमेंट कहा जाता है उसे। इनफॉर्मल फैलेसीज की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे क्या था, इनफॉर्मल फैलेसीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिस यूज ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफ एविडेंस। वहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे जो हमने एग्जाम्पल ली मार्क्स वाली, 90 से 80 आ गए तो भी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे ज़्यादा आए हुए हैं, तो मतलब आप मिस यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज का, यूज़ कर रहे हैं रीजनिंग का। सो जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फॉर्मल फैलेसीज और इनफॉर्मल फैलेसीज में, फॉर्मल फैलेसीज हमेशा कहाँ मिलती हैं आपको, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में, और जो इनफॉर्मल फैलेसीज हैं जो हमेशा कहाँ मिलती हैं, इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में। सो हम डे टू डे लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ पे हम जब भी अपनी रीजनिंग यूज़ करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं अपने व्यूज़ को रखने के लिए, तो वहाँ पे हमारा एनकाउंटर होता रहता है फैलेसीज के साथ। तो जो लोग अपनी फैलेसीज को डिस्कवर कर पाते हैं वो उनकी रीजनिंग बेटर होगी, वो बेटर वे में अपनी बातों को रख पाएंगे। और जो लोग डिस्कवर नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होंगे, सेल्फ स्टाइल्ड लॉजिशियन। उनको लगता है कि वो लॉजिकली करेक्ट बोल रहे हैं, बट वो लॉजिकली करेक्ट नहीं होते हैं, फिर एरोगेंसी आती है इससे। तो अगर आप अपने जो रीजनिंग में एरर्स हैं उनको मानते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, हम्बल। सो आप जितनी ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे फैलेसीज अपनी रीजनिंग में, आपकी आर्ग्यूमेंट्स उतनी बेटर होंगी, आपका लॉजिक उतना बेटर होगा। और जितना आप एरर डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, उनको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आपकी रीजनिंग उतनी ही गलत होगी। सो अगर आप चाहते हैं आपकी रीजनिंग बेटर हो, आपकी आर्गूमेंट्स बेटर हों, तो कोशिश करिए कि आपकी आर्गूमेंट्स में फैलेसीज ना हो। क्लियर। अगर आपकी आर्गूमेंट्स में फैलेसीज होंगी तो आपकी रीजनिंग भी इनकरेक्ट होगी। तो करेक्ट रीजनिंग के लिए उसमें फैलेसीज नहीं होनी चाहिए। फैलेसीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना, आपको ऐसी आर्गूमेंट्स बनानी हैं जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स को, लॉजिकल नॉर्म्स को फॉलो करें, और जो प्रीमाइसेस हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट करें। ये प्राइम फंक्शन रहेगा। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।